आज हमसे रूबरू है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास। व्यास जी, आपका स्वागत करते हैं। व्यास जी, थोड़ा सा ये बताएं कि मानवाधिकार आयोग, दरअसल बहुत सारे लोग परिचित नहीं हैं कि ये करता क्या है और क्या क्या इसकी सेवाएं हैं और कौन इसका किस तरीके से लाभ उठा सकता है। लालच साहब, आपने बहुत ही अच्छी बात मुझसे पूछी है और मैं मानवाधिकार आयोग के बारे में बताने से पहले मैं इसका इनिशिएशन कैसे हुआ, ये शुरू कैसे हुआ। पार्लियामेंट ने 1993 में एक एक्ट बनाया। उस एक्ट में पूरे हिंदुस्तान में हर स्टेट के अंदर मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई और उसमें ये प्रस्तावित किया गया कि इसमें रिटायर्ड जो जजेस होते हैं वो, और एक उसमें साथ में जो अधिकारी वर्ग के होते हैं, चाहे पुलिस वर्ग का हो, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के हों, वो मेंबर होंगे, और एक न्यायाधीश और जो होता है, लेकिन इसको चीफ जस्टिस के रैंक की सारी बेनिफिट्स वगैरह दिए गए। जहाँ तक काम की बात है, जिन प्रकरणों का निस्तारण अदालत से किया जा सकता है वो हमारी सीमा में नहीं आते। जैसे आप छोटी सी बात, आपको एक पुलिस में किसी ने एफआईआर जाके दर्ज कराई कि साहब मुझे ज़बरदस्ती मेरे घर से बेदखल कर रहे हैं, रात को गुंडे आ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, मैंने पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया, फिर भी वो मेरी सुरक्षा नहीं है। तो ऐसे प्रकरण जो है वो सीधे हमारे आईडी से हमारे पास भेजते हैं। उसमें हम तुरंत कार्रवाई करके पुलिस अधीक्षक को उसकी रिपोर्ट मंगवाते हैं। भैया, अगर हमें तथ्यात्मक रिपोर्ट में हम ये पाते हैं कि इसकी एफआईआर पे कोई कार्रवाई नहीं की है तो हम उसको निर्देश दे सकते हैं, कॉम्पनसेशन दिला सकते हैं। अगर किसी की पिटाई की है उसको कॉम्पनसेशन। तो मुख्य रूप से एक हमारे विनियम 9 है, उसमें हमारा जुरिस्डिक्शन क्या है, हम क्या कर सकते हैं, वो सारी बातें उसके अंदर एनुमरेटेड हैं। एक तो सर्विस मैटर्स हम नहीं सुन सकते, उसके लिए एक डिफरेंट फोरम है, लेकिन पेंशनर्स के जो केसेस हैं वो हम सुन सकते हैं, क्योंकि वो एक जीवन चलाने के लिए, भरण पोषण के लिए उनकी आवश्यकता होती है। तो पेंशन के केसेस हैं, ग्रेच्युटी के केसेस हैं। अगर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन है तो वो हम नहीं कर सकते। तो ये पेरिफेरी ऑफ वर्क जो हमारा है, वो सब्जेक्ट्स हमारे पास में है, उस पर हम कार्रवाई करते हैं। जस्टिस व्यास, जब केंद्र स्तर पर मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई तो राज्यों में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? राज्यों में इसलिए, देखिए, 15 अगस्त 1947 को हम 35 करोड़ थे, हम 70 साल में 135 करोड़ हो गए। 2000 साल में हमारी स्ट्रेंथ 35 करोड़ थी। 135 करोड़ की जनता है, उसमें देखिए इतने सक्षम हमारे अधिकारी हों ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि हमारी जो आर्थिक दृष्टि से हम लोग बहुत कमज़ोर थे। आज इस स्थिति पर पहुँचे हैं, रिसोर्सेज हमारे कम हैं, लेकिन उसके बावजूद भी स्टूडेंट जो गरीब लोग हैं बेचारे, उनको हर बात के लिए वो अदालत में नहीं जा सकते। तो अपना दुख दर्द किसको समझाए? मंत्री होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, अधिकारी होते हैं, सब मंत्री भी होते हैं, लेकिन अप्रोच नहीं कर पाते वो अपनी। तो अपनी बात को, ये इसलिए एक्ट बनाया गया। पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है जहाँ मंथन होता है। तो देश जब आज़ाद हुआ तो 542 संविधान जब बना तो 542 हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, लेकिन आज भी वही है। मैं लालच साहब आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, शायद पब्लिक इस बात को उचित समझे न समझे, लेकिन जब हम 35 करोड़ थे, जब भी 542 थे, और आज हम 135 करोड़ हैं तो 542 हैं। अब वो 542 पार्लियामेंट में बोलते हैं, अपनी बात को कहते हैं, तो मीडिया ये कहता है कि ये लड़ रहे हैं। वो लड़ने की बात नहीं, वो जिस जगह से आते हैं चुन के, अपनी बात को कुछ सुनता नहीं तो वो चिल्ला के कहते हैं। और आजकल तो सारा फोकस ये हो गया कि कैमरे से सब बातें दिखाते हैं। दिखाओ, ये पहले भी हुआ करता था, लेकिन अब थोड़ा अति हो गई उसकी। अति इसलिए हो गई है कि लोग, वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको जब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं तो वो लड़ते हैं कि तुम्हारा काम नहीं करते। हो सकता है कि ये पॉलिटिक्स है, डेमोक्रेसी में हर बात कहने का अधिकार सबको है। कुछ लोग हो सकता है कि ज़्यादा बात करें, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि छोटे छोटे जगह पे जो लोग रहते हैं, उनके जैसे खेतों के रास्ते का मामला, गाँव में तो आप तो गाँव से बिलोंग करते, ग्रामीण परिवेश से हैं, रास्ता बंद कर देते हैं। कोई अगर बलवान व्यक्ति है तो अपनी रोज़ाना गाय बांधना शुरू कर देता है, तो उसको हटाने के लिए वो हर बात के लिए तो कहीं जा नहीं सकता। तहसीलदार के पास, पटवारी के पास जाए, वो नहीं माने तो फिर पुलिस के पास जाता है, वो काम नहीं करते तो फिर हमारे पास में आते हैं। इसलिए ये आवश्यकता समझी गई कि गांव में रहने वाले लोग, जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारी बालिकाएं हैं, छोटी छोटी बच्चियों की शादियाँ कर दी जाती हैं, दहेज के लिए झगड़े होते हैं, इन सब को रोकने के लिए एक प्रयास किया गया पार्लियामेंट के द्वारा। जस्टिस व्यास, फिर इस प्रश्न को मैं इस तरीके से पूछता हूँ, किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत है और वो मानवाधिकार आयोग तक जाना चाहे तो क्या वो केंद्रीय मानवाधिकार आयोग तक जाएगा या राज्य मानवाधिकार आयोग? देखिए, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन भी है, लेकिन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है स्टेट लेवल की जो बात है वो तो स्टेट में रहेगी, क्यों हम
केरला में, उत्तर प्रदेश में जो कोई एट्रॉसिटी हुई है उसको हम नहीं कुछ कह सकते, लेकिन वो अपने अपने स्टेट की बात करें। लेकिन नेशनल लेवल पे अगर आपने अभी देखा हो, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने एक ऐसा ऑर्डर किया, एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, जब ऐसा एलिगेशन लगा कि बंगाल के चुनाव के अंदर इस तरह की हिंसा हुई है, तो उनको ये पावर थी कि इसकी फैक्ट फाइंडिंग, एडजुडिकेशन, किसी को कन्विक्शन करना हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं है, लेकिन फैक्ट फाइंडिंग और गलत क्या है ये सरकार को अप्राइज करने के लिए नेशनल लेवल पे वो काम करते हैं, स्टेट लेवल पे हम काम करते हैं। हम अनुशंसा कर सकते हैं, अनुशंसा लीगल पेरिफेरी में नियमों के तहत उनको कह सकते हैं। तो स्टेट की बात स्टेट में, नेशनल। और अगर मान लो कोई गांव का आदमी है, जैसे आपके यहाँ छोटा सा सलूम्बर है, सलूम्बर में कोई व्यक्ति है, उसकी बच्ची गुम गई, मिल नहीं रही है बच्ची, वो एफआईआर दर्ज करता है, फिर भी उस पर कार्रवाई नहीं होती, तो वो तुरंत या तो एसपी के पास जाएगा, एसपी साहब के पास जाए, फिर भी नहीं होता है, कोई सुनता नहीं है, तो वो हमारे पास में, तो हम सीधा डीजी पुलिस को कहते हैं कि इसकी रिपोर्ट लेके आओ। तो प्रेशर जो बनता है, उस प्रेशर से काम अतिशीघ्र होता है, ये इसका मोटो है। अगर किसी व्यक्ति ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत कर दी और वो राजस्थान का है, तो वहाँ से आप तक आएगी या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उस पर स्वतंत्र कार्रवाई करेगा? वो ट्रांसफ़र कर देते हैं 13(6) के अंदर, जो विनियम 13(6) है उसके अंदर वो हमें ट्रांसफ़र कर देते हैं, और हमें ट्रांसफ़र करने के बाद वो लिख देते हैं कि इसका जुरिस्डिक्शन जो है वो स्टेट का है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, आप देखें कि आत्महत्या के मामले होते हैं, जेल के अंदर बंदी मर जाता है, जेल के अंदर कोई बीमार मर जाता है, तो घर वाले को ऑब्जेक्शन नहीं, भाई ये तो इनके कस्टडी में था, तो पुलिस कस्टडी में या जेल कस्टडी में कोई मर जाता है, तो उसका ट्रुथ कैसे पता चले? तो सीआरपीसी सेक्शन 174, 176 के अंदर कार्रवाई होती है, उसको क्वेश्चन करने का अधिकार हमको है, हम उसकी रिपोर्ट को कॉल करते हैं। तो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को एसएचओ एप्लीकेशन देता है कि इस तरह से याद व्यक्ति मर गया, वो एक मैजिस्ट्रेट को डेप्यूट करता है जो उसकी इंक्वायरी करके, उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट, ये मैंडेटरी है, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से हो गया, इसकी मैंडेटरी है, वो हमको रिपोर्ट भेजते हैं। अगर हमें ऐसा लगे कि ये प्राकृतिक कारण से डेथ नहीं हुई है, तो हम उसको इमीडिएटली मुकदमा दर्ज करने के लिए अनुशंसा कर सकते हैं। ये रेडियो लेक सिटी है, हमसे रूबरू हैं आज राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास। जस्टिस व्यास, थोड़ी सी मानवाधिकार आयोग की बात और करते हैं। वे श्रोता जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उन्हें मानवाधिकार से संबंधित कोई भी समस्या हो तो किस तरीके से वे आप तक पहुंच सकते हैं और किस तरीके से उनकी समस्याओं का निराकरण हो सकता है? और एक बार फिर से जानना चाहूँगा, कौन कौन सी ऐसी समस्याएं होगी जो आपसे ताल्लुक़ रखती हैं? क्योंकि और भी आयोग है, महिला आयोग है, बाल आयोग है, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग है, तो ऐसी कौन सी समस्याएं होगी जो इन सब आयोग से अलग आप तक ही आएंगी? मैं प्रक्रिया बताने से पहले एक बात आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ। हमें सो मोटो कॉग्निजेंस लेने के, प्रसंज्ञान लेने के पावर हैं। अगर अखबार में कोई खबर आती है या टीवी पे हम किसी खबर को देखते हैं, तो उस पर तुरंत हम कार्रवाई कर सकते हैं, कार्रवाई करके तुरंत उसको नोटिस दे सकते हैं। अगर आपने थोड़े दिन पहले सुना हो कि एक विकलांग बच्चा था जिसको बांसवाड़ा के अंदर वो कोरोना में गया था, तो उसने अपनी साइकिल रिपेयरिंग की दुकान थी, तो उसको काम करके कुछ पैसे की ज़रूरत थी, तो पुलिस वालों ने उसको मारा। तो वो सूचना हमें अखबार के माध्यम से तो मिली, जो मिली टीवी पे हमने जब उसकी रिपोर्ट देखी तो कॉग्निजेंस लेके उसी वक्त मैंने एसपी को फ़ोन किया और एसपी ने उसकी इंक्वायरी की, वो सही माना गया। एसएचओ और वो जो लोग पुलिस थे उनको तुरंत प्रभाव से लाइन हाजिर किया गया और उसको कॉम्पनसेशन दिलाने के लिए रिकमेंड किया गया। तो ये कॉग्निजेंस लेके कर सकते हैं, प्रक्रियात्मक हम खुद कर सकते हैं इस बात को। इसी तरह से हमारी एक आईडी है, हमारे आयोग की आईडी है, उसमें वो अपने जो ई मित्र के पास जाकर के अपनी कंप्लेंट को हमारे यहाँ भेज सकता है, और जैसे ही हमारे पास आती है तो दर्ज होकर के दूसरे ही दिन हमारे सामने आती है, चाहे मेरे पास या हमारे मेंबर से उनके पास जाती है। हम उसमें तुरंत प्रभाव से जो उस डिस्ट्रिक्ट का हायर अथॉरिटी है, उस डिपार्टमेंट का, चाहे पुलिस अधीक्षक है या कलेक्टर है, जो है, उनको हम नोटिस दे करके तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगते हैं, और एक समयबद्ध 10 दिन में, तो 10 दिन में आनी है, वो आती है जैसे ही। और कई बार हम कॉस्ट लगा देते हैं, 10 दिन में नहीं आए तो 5,000 रुपये कॉस्ट, तो व्यक्तिगत रूप से उसके ऊपर लगेगी, तो तुरंत रूप से हमारे पास में आती है। क्योंकि त्वरित नहीं होती है तो फिर वही मामला हो जाएगा, अदालतों के मुकदमे पेंडिंग है, वैसे मेरी भी पेंडिंग है। तो बस यही है कि प्रक्रिया बहुत सरल है, किसी को आने की आवश्यकता नहीं। अब तो हमने वेबसाइट, तो ये जो सारी बातें हैं, अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन हमको दे सकता है, उस पर हम तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं। और जहाँ तक आपने पूछा कौन कौन से प्रकरण जो हैं वो हम ले सकते हैं, सेवा संबंधी वो जो पेंडिंग केसेस हैं वो हम नहीं ले सकते। जो किसी क्रिमिनल केस से रिलेटेड केस चल रहा है अदालत में, वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि फैसला करना, एविडेंस को एसेस करने की हमारी पावर नहीं है।
जुरिस्डिक्शन असेसमेंट ऑफ द एविडेंस वो हमारी पावर नहीं है, लेकिन सेटल पोजीशन है। किसी व्यक्ति का मान लो उसने 1 महीने काम किया और उसको कहा कि इसकी तनख्वाह नहीं मिल रही है, तो वैसे तो पेमेंट ऑफ वेजेस अथॉरिटी बैठी हुई है, लेकिन हम भी उसको एम्प्लॉयर को ऑर्डर कर सकते हैं कि इसका तुरंत तथ्यात्मक रिपोर्ट दीजिए और उसका पेमेंट करिए। तो उसके लिए उसको न तो कोई खर्चा लगता है न कोई बात, सिर्फ ईमेल करना है उसको, मेल जैसे आएगी हम उस पर तुरंत कार्रवाई करते हैं। जस्टिस व्यास, किस किस तरह की शिकायतें आपके पास आयोग में सबसे ज़्यादा आती हैं? पुलिस एट्रोसिटीज़ की ज़्यादा है। मैं मैक्सिमम हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरी मुकदमा दर्ज होते ही कार्रवाई तुरंत हो, लेकिन मुलजिम जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स जो होते हैं वो तो कहीं भाग जाते हैं, उनको पकड़ना करना मुश्किल होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इनएक्शन भी होता है पुलिस का, तो इनएक्शन होने पे बरसों तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, तो उसमें हम तुरंत प्रभाव से हायर अथॉरिटीज़ को लिखते हैं, डीजी पुलिस को लिखते हैं, हम एसपी को लिखते हैं, डीआईजी को लिखते हैं, कमिश्नर को लिखते हैं। उस पर उनको जवाब देना ही पड़ता है। अदरवाइज़ हम अभी तो मैंने 2-3 केसेस में ऐसा किया, किसी ने कार्रवाई नहीं की तो हमने कहा 16C में डिसिप्लिनरी एक्शन लो इसके खिलाफ, रेडिंग से लिखो, लिखे नहीं लिखे लेकिन प्रेशर हो जाता है तो वो तुरंत प्रभाव से काम करते हैं। जस्टिस व्यास, बहुत सारी शिकायतें आपके पास ऐसी भी आती होंगी जो बोगस होती होंगी, और कुछ ऐसी शिकायतें भी होती होंगी जो किसी का व्यक्तिगत रंजिश है, किसी का किसी से बन नहीं रहा है। फ़र्ज़ कीजिए पुलिस का कोई व्यक्ति उसी की किसी दूसरे व्यक्ति से रंजिश है, या कोई आपस में उनका कुछ बात पर बहस है और हो सकता है वो शिकायत कर दे, तो कोई फ़र्ज़ी शिकायत आपके पास आए, ऐसी स्थिति में क्या होता, और क्या फ़र्ज़ी शिकायतें भी आती हैं? इसीलिए आप देखिए, न्यायाधीश कोई भी हो जिसको वास्ट एक्सपीरियंस होता है उसको वहाँ बिठाते हैं। तो जो हम 13 साल में जो काम वहाँ किया है असेसमेंट, तो इतना तो पता चल जाता है कि इसके फैक्ट्स क्या हैं। कई बार क्या होता है, लिखा तो बहुत मतलब गुणात्मक तरीके से लिखा होता है, लेकिन नीचे होती है अंगूठा, तो हम समझ लें ये कॉन्कॉक्टेड स्टोरी है, वो हमारे दिमाग में रहता है। तो उसमें हम ट्रुथ पे जाने के लिए एक्चुअल जो तथ्यात्मक फैक्चुअल रिपोर्ट है वो हम कॉल करते हैं। और नॉर्मली मेरा ऐसा मानना है कि पढ़ने से पता चल जाता है कि आदमी कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है। और हरिश्चंद्र तो जन्म लेने बंद हो गए अब तो, वो तो मारवाड़ी में कहते हैं फरमा टूट गया, अब तो फरमा है ही नहीं वो। लेकिन हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कोई न कोई ऐसी क्लेम कर सकता है जिसके बारे में हम असेसमेंट, एविडेंस की तो असेसमेंट नहीं कर सकते, लेकिन फैक्चुअल एस्पेक्ट देख करके हम डिसीजन ले सकते हैं। फ़र्ज़ कीजिए किसी व्यक्ति ने शिकायत की है और बाद में जांच के दौरान वो गलत पाई जाती है, तो क्या उस व्यक्ति के खिलाफ भी कोई आप कार्रवाई करते हैं? देखिए, खिलाफ कार्रवाई करने की जहाँ तक बात है वो तो नहीं कर पाते हैं, हम कर सकते हैं, लेकिन अथॉरिटीज़ को हम ये कह देते हैं कि इस व्यक्ति के खिलाफ अगर ये कोई कंप्लेंट करे तो उसको बड़ी सजगता से देख करके आप अपना जवाब दीजिए। और वैसे तो सीआरपीसी में तो 182 है, 182 में पुलिस के खिलाफ अगर कोई झूठी एफआईआर आती है उसके खिलाफ केस हो सकता है। बट वी आर नॉट, हम ये सीआरपीसी को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि प्रोसीजर हमारा एंटायरली डिफरेंट है। इट इज़ बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय के ऊपर है। तो हम प्राकृतिक न्याय के बेसिस पे हम इतना ही कर सकते हैं कि उस व्यक्ति को प्रताड़ना दे सकते हैं कि आइंदा से ऐसे करोगे तो हम तुम्हारा मैटर जो रेफ़र कर देंगे, मुकदमा दर्ज करने के लिए रेफ़र, थोड़ा यही कर सकते हैं। बाकी ये प्रेशर टैक्टिस है और कुछ नहीं। लगभग 75 साल हमें आज़ाद हुए बताएं कि अभी भी मानवाधिकार के उल्लंघन के हमारे यहाँ पर इतने सारे मामले क्यों? और दूसरी बात, हमारी पुलिस को अभी भी क्या और ज़्यादा प्रशिक्षण की आवश्यकता है जिससे इन केसेस में कमी आए? लालच साहब, एक बात आपको मारवाड़ी में, आपको तो आप जानते हैं, सीख शरीरा उपजन दिया लगे ढाम। सीख तो शरीरों से नैतिकता का पतन हो जाए किसी व्यक्ति का तो गलत काम ही करेगा। मैं मेरे जुडिशियल ऑफिसर्स को कहता था जब जज था, घर से निकलो तो काश देख के निकलो कि आज मुझे क्या करना है, वापस आओ तो काश देखो आज मैंने क्या किया। अगर आपका दिल गंवारा करता है कि आज मैंने काम किया है तो आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। और यही बात सबके लिए लागू होती है। चाहे एक व्यक्ति विश्वास से जाता है, खाकी वर्दी नहीं हो तो हम जी नहीं सकते। ये भी एक हम लड़ाई होती है कि हम कोर्ट कचहरी में देख लेंगे, हम तेरे को पुलिस में कर देंगे। तो खाकी वर्दी कई उपयोगिता भी है। और आज देखिए, आप होमगार्ड भी खड़ा होता है ना, तो जो पढ़े लिखे लोग नहीं है वो तो समझते हैं पुलिस है तो सीधे सीधे खड़े रहते हैं। हैबिचुअल ऑफेंडर्स की मैं बात नहीं करता, जो आदतन अपराधी उनकी बात नहीं करता, लेकिन डर तो आज ये है ही। तुरंत अपन 100 नंबर पर टेलीफोन करते ये हो गया। उसका रीज़न है विश्वास तो है, लेकिन विश्वास को बरकरार रखने की ड्यूटी पुलिस की है, पुलिस के उन अधिकारियों की है, पुलिस के उन सिपाहियों की है। लेकिन उनकी भी बहुत गंभीरता है। जैसे अपन दीपावली पे अपन तो घूमते हैं, उनको सर्च करना पड़ता है कहीं कोई किसी तरह का हादसा न हो जाए। 24 घंटे खड़े रहते हैं। कई बार आदमी यूँ दुखी हो जाता है तो वो कुछ झल्ला के बोल जाता है,
ट्रैफिक पुलिस है। अब देखो ट्रैफिक के अंदर एक व्यक्ति खड़ा होता है चौराहे के ऊपर, वो सबको डायरेक्शंस देता है, तो उस डायरेक्शंस को पालन करने की हम जो सिविलियंस हैं उनकी ड्यूटी है, लेकिन हम नहीं करते हैं। हम नहीं करते तो कोई झगड़ा होता है, चालान फाइल होता है, चालान करते हैं पुलिस का, तो चालान करते हैं तो 5 टेलीफोन तो उसके पास चले जाते हैं कि भाई छोड़ इसको। ये प्रक्रियात्मक बात है, लेकिन उसके बावजूद भी व्यवस्था है, और व्यवस्था है इसीलिए हम जिंदा हैं। और हम जिंदा हैं, ये डेमोक्रेसी की ब्यूटी है। भगवान का मतलब क्या? ब से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि और न से नीर। ये 5 तत्व एब्रिविएशन है भगवान। तो जिसका भगवान खत्म, उसमें से एक भी तत्व खत्म हो गया तो इंसान गया। तो हर व्यक्ति को भगवान को साथ लेके चलना चाहिए। थोड़ा सा सुझाव दें, आप जब से आपने कार्यभार संभाला है, क्या क्या चीज़ें आपको लगती थी कि मानवाधिकार आयोग के हिसाब से होनी चाहिए थी, नहीं हुई और हो सकती हैं? मेरा बस जो मेरी सोच है, मैं किसी पे इम्पोज नहीं करता। मैं ये सोचता हूँ कि हर व्यक्ति अगर अपनी ड्यूटी समझे, ड्यूटी जो है ना वो बहुत बड़ी बात है। अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि स्कूल में टीचर है, वो सोचे कि मैं क्लास में जाऊँगा और क्लास में मुझे आज ये सब्जेक्ट पढ़ाना है और बच्चों को ये शिक्षा हमें देनी, और ईमानदारी से काम करना। ईमानदारी से, ऑनेस्ट, अगर अपने प्रति ऑनेस्ट आदमी तो आगे बढ़ेगा। देखिए हम तो आज, और हम, आप मेरे से 10 साल छोटे होंगे, मैं 65 साल का हूँ, कल को आएंगे, कई आए थे, कई चले गए, कई अंगारों में झुलस गए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ड्यूटी, ईमानदारी, कमिटमेंट, ये सारी चीज़ें जिसके पास है वो फेल होता ही नहीं, पास वही होता है। हमारे पिताजी कहा करते थे कि पॉकेट के पैसे तो गुम जाते हैं, लेकिन यहाँ जो बैंक है वो घूमती नहीं है, तो इसको भर लो। और जो इसको भर के चलता है उसको समझ आ जाती है और वो गलत काम नहीं करता है, नहीं तो उसके कॉन्शियस उसको कहती है ये क्या किया। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, मानवाधिकार की सुरक्षा करने के लिए हर अधिकारी को, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे पटवारी है, चाहे तहसीलदार है, चाहे नायब तहसीलदार है। एक और है प्रोसीजरल बात जो है, उससे गांव के लोग दुखी क्यों, आपको पता है? ये मैं बहुत स्वतंत्र विचार आपको बता रहा हूँ। गांव में सबसे बड़े जो झगड़ा वो ये है, ज़मीन का झगड़ा है, क्योंकि उनकी रोटी उनके ऊपर है, एग्रीकल्चरिस्ट है हम लोग। प्रक्रिया इतनी क्लिष्ट है। आप देखो एसडीओ की कोर्ट, फिर आपके RAA, फिर आपके रेवेन्यू बोर्ड, फिर रेवेन्यू बोर्ड में डिवीजन बेंच, फिर हाई कोर्ट। एक TI की एप्लीकेशन, जो टेम्पररी इंजंक्शन की एप्लीकेशन जो होती है, उसको डिसाइड करने में 10 साल लगते हैं। तो गांव का जो व्यक्ति है वो ये सोचता है ये क्या है, दुखी हो जाता है। तो आवश्यकता इस बात की है कि हर अधिकारी काम करने की बात करे और अपनी जिम्मेदारी को समझे, अपनी ड्यूटी को समझे। जस्टिस व्यास, एक व्यक्ति का सवाल आपसे और पूछूंगा कि आप कला हृदय हैं और संगीत आपके खून में है, तो क्या कला हृदय होना ये संवेदनशील व्यक्ति को बनाता है? और ये संवेदनशीलता प्रोफेशन में आया, जैसे कि आप जज थे, अभी भी मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, तो ये संवेदनशीलता आपके प्रोफेशन में आती है तो क्या व्यक्ति ज़्यादा अच्छा प्रोफेशनल बनता है? मैं आपसे, मेरे तो पिताजी 110 230 के ग्रेड वाले थे, हम थे 5 भाई पढ़ते थे, लेकिन वो रोज़ एक बात करते थे। मैं पूछता मैं क्या करूँ, तो वो कहते हर क्यों मोची बन जा। तो मैं कहता ये क्या, कि अपने घर के पास जो मोची बैठता है उसके पास में एक लंबी लाइन लगती है, पॉलिश वो उसी से कराएंगे। मीन्स यू मस्ट बी एक्सपर्ट इन योर वर्क। तू कोई भी काम कर लेकिन अपने काम में एक्सपर्ट हो जा, तो अपने आप लोग तेरे पास में आएंगे। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि संवेदनशीलता कला की, जहाँ मैं शायद ये कहूँगा तो वो कहते हैं ना, अपने मुंह मियाँ मिट्टू बन जाएंगे। मैंने कभी किसी लेडी पेंशनर्स का पैसा नहीं लिया, फीस नहीं ली। मैंने कभी डिपेंडेंट रूल्स के अंदर नौकरी के लिए मृतक आश्रित कर्मचारी का पैसा नहीं लिया। खर्चा जो लगा वो लिया, लेकिन फ़ीस नहीं ली। वो किसी ने मेरे को कहा नहीं, लेकिन मेरे मन में आके मैं और कर क्या सकता हूँ, मेरे पास पैसे तो है नहीं, लेकिन मैं सेवा कैसे कर सकता हूँ। लेकिन किसी को अपॉइंटमेंट दिला दिया तो उसकी जीवन भर की रोटी होगी, तो आशीर्वाद देता है। तो मैं तो आशीर्वाद से ही बना हूँ। मुझे तो पहली बार नाम गया, पहली बार में निकल गया। वो सांवरिया के ऊपर वाला जो उसकी मेहर है और कुछ नहीं है। और उसने ये कहा ईमानदारी से, ईमानदारी आज भी पे करती है। अब अपने ऑफिस में भी देख लेना, लोग जो परफेक्शन जिसके पास में है ना, उसी को अफसर उसी को बुलाता है, अरे ये काम है कि उसको बुला लो। वो दूसरे को चाहे भली उस फील्ड का हो ना हो, ये परफेक्शन की बात दिल से जुड़ी हुई होती है। तो हमने तो यही देखा है, बस और कुछ कहना चाहता नहीं है। थोड़ा सा ये बताएं कि परफेक्शन जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, साथ ही आपने जिक्र किया नैतिकता की, नैतिक पतन भी समाज में देखने को मिला है और बहुत सारे लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, उन्हें क्या कहेंगे?
मेरा कहना है एक रेस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ है। नाहर साहब यहाँ के बड़े अफसर हैं। यहाँ हर व्यक्ति की ये ड्यूटी है कि अपने सबसे बड़ा जो अफसर है उसके अंदर कुछ तो ऐसा विशेष है, जब वो यहाँ है तो उसके मार्गदर्शन में चलिए। नैतिकता ये कहती है कि हो सकता है आपके विचार जो उनसे परफेक्ट हों, लेकिन सिस्टम में रहने के लिए यू मस्ट हैव टू लिव इन डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन में रहना ये हर एक व्यक्ति की आवश्यकता है। हर जिस परिवार में, जिस डिपार्टमेंट में, अगर आपने एक वो पिक्चर देखी हो, अभी वो आई थी ना जिसके अंदर वो 3 इडियट थी, 2-3 पिक्चरें ऐसी आई, बहुत सुंदर पिक्चर आई जिसके अंदर ये कहा कि नो, आप परफेक्ट हो, वो परफेक्ट जिस काम में वो काम करो। ज़बरदस्ती किसी को इंजीनियर बनाने की ज़रूरत नहीं, ज़बरदस्ती किसी के साथ जो मैं कर सकता हूँ अपने बच्चों के साथ। वो हमारे आजकल लोग कहते हैं कि भाई तू इंजीनियर बन जा, यूएस चला जाना, तेरी शादी कर देंगे, मोटरसाइकिल आ जाएगी, फर्स्ट क्लास कार आ जाएगी। ये नहीं, वो क्या चाहता है बच्चा, उसकी ज़िंदगी कैसे चलेगी। हो सकता है कि वो छोटे काम में भी बहुत आगे बढ़ सकता है। आपने शायद सुना हो बाड़मेर में वो लेडीज़ जिनके वो किसी हाथ से बना करके पट्टू वगैरह बनाते हैं, कितना बड़ा काम हो गया उनका। तो ये दुनिया खाली नहीं है, दुनिया खाली नहीं है, सब कुछ है। और कला के क्षेत्र के अंदर तो सबको आना चाहिए, जिसके दिल में प्यार नहीं वो इंसान नहीं। वाह, बस इतनी सी बात। जस्टिस व्यास, जाते जाते तमाम श्रोताओं से बतौर राज्य मानवाधिकार अध्यक्ष क्या कहेंगे? हर एक व्यक्ति जो साथ चलता है उसके अधिकारों की रक्षा करना हमारा दायित्व है। हम हर एक से कंपैरिजन नहीं करें, हर एक से कंपटीशन नहीं करें। अगर गोपाल व्यास की कोई विशेषता है तो उसकी रेस्पेक्ट करें, लालच साहब की कोई विशेषता है तो उसकी रेस्पेक्ट करें। झगड़ा जब होता है जब व्यक्ति साथ चलने वाले से कंपटीशन करता है। मैं क्या कर सकता हूँ इस बात को सोचे, दूसरा क्या करता है इसको नहीं। मैं मेरा जो भी काम मुझे दिया जाता है वो मैं काम करूँ, और दूसरे के लिए बीच में पंचायती नहीं करूँ, इधर नहीं जाऊँ, क्यों वो झगड़े की जड़ है। हमारे तो गुरुजी भी क्या करते थे कि तुझे सामने वाली दीवार पे पहुँचना है, बीच में सुइयाँ लगाएंगे, कोई कांटे बिछाएगा, उनसे लड़ने के लिए रुक गया तो प्रोग्रेस नहीं है, तुझे वहाँ पहुँचना है। और वो ये भी कहते थे कि अगर वकालत करनी है तो रोज़ाना 5 सेक्शन पढ़ो, CRPC, IPC, एविडेंस के, जिससे परफेक्ट वकील बनोगे, नहीं तो टाइम ख़राब करना है। तो हमने तो वही देखा, पैसे टके तो नहीं कमाए, पर जो कुछ दिल में था वो करने की कोशिश की। हमारे वे श्रोता जिन्हें पता नहीं है उन्हें जानकारी दे दें कि जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास हमारे आकाशवाणी की मशहूर गायिका फतेह कुमारी व्यास के सुपुत्र हैं। और इसी बात पर जस्टिस व्यास क्यों न जाते जाते आपके मुंह से एक गीत की कुछ पंक्तियां सुने, फिर श्रोताओं को अलविदा कहेंगे। मेरी मम्मी का ही मैं एक भजन, वो कृष्ण का भजन गाया करती थी। ओ जी मारो मोहन मुरली वालो रे, श्याम मारो दाऊ जी छो गालो रे, उबो जमुना री तीर हेठाडो जमुना री तीर, जमुना नीर सवावणो रे, निर्मल वाको नीर, पानी भरे पीणी यारियों रे, ओडण दिकणी रो चीर, श्याम मारो घड़ो ऊंचावता जाओ रे, उबो जमुना री तीर।